अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद आपका इस्तकबाल करता हूँ एक नहायत दिलचस्प और नए प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन ख़बरों पर जो आम तौर पे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे सारी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर पिछले हफ्तों में हमारे आसपास मंडराती रहीं। इस हवाले से हमारा आज का टॉपिक है रोहिंग्या मुसलमान। बर्मा म्यांमार में जो कुछ हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ज़ैद खालिद पटेल साहब। मशहूर इस्लामी स्पीकर हैं और मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं। इस्लाम और इस्लाम के हवाले से जितने भी मिसकंसेप्शन हैं उन पे अक्सर ज़ैद खालिद पटेल साहब के लेक्चर्स बहुत पसंद किए जाते हैं। ज़ैद भाई, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मशहूर एडवोकेट सैयद अहमद साहब। सैयद अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अहमद साहब, दोस्तों मैं आपको बताऊं, कानून पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं और कानून और समाज के बीच मौजूद जो ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को निभाने के लिए कानून के क्या क्या रोल हो सकते हैं उस पर उनकी बड़ी कड़ी और पैनी नज़र है। दोस्तों, हमारे अगले पैनलिस्ट हैं आकाश आदित्य लामा जी। आकाश आदित्य लामा जी मशहूर राइटर डायरेक्टर हैं, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम में बुलाए जाने का सबसे ज़्यादा अहम मकसद ये है कि आपका ताल्लुक़ बुद्धिज़्म से है। आकाश आदित्य जी हमारे साथ हैं और आप पैनी नज़र रखते हैं। आपने करीब से उस माहौल को देखा है जिस माहौल और जिस मामले पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आकाश आदित्य जी, आपका इस्तकबाल है। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हम आज के टॉपिक पे छोटी सी बात करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इन पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, इस हवाले से मैं छोटी सी आपको जानकारी दूं। अक्सर हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने और रोहिंग्या संगठन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके मुताबिक जिस देश का नाम अब म्यांमार है, जिसे कभी बर्मा कहा जाता था, वहाँ मुसलमान, ये ख़ासकर रोहिंग्या मुसलमान 12वीं शताब्दी यानी 12वीं सदी से वहाँ मौजूद हैं और उस समाज का हिस्सा हैं। अराकान रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये लोग प्राचीन काल से रह रहे हैं, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि उससे भी पहले से ये वहाँ रहते चले आ रहे हैं। दोस्तों, 1824 से 1948 तक ब्रिटिश राज के दौरान, क्योंकि उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश राज के ज़माने में बर्मा को तकरीबन हिंदुस्तान का हिस्सा माना जाता था और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट अपने कामों के लिए वहाँ पर आज के हिंदुस्तान के बंगाल और बांग्लादेश और उस वक्त के बंगाल से बहुत सारे लोगों को मजदूरी के लिए, काम कराने के लिए यहाँ से ले जाके वहाँ आबाद करता रहा। उनका भी एक बड़ा हिस्सा इन मुसलमानों में या गैर मुसलमानों में है। एक बात मैं पहले दूर कर दूँ, वो ये कि आम तौर पे आजकल ये कहा जाता है रोहिंग्या मुसलमान, जबकि ये सच नहीं है। मेजॉरिटी रोहिंग्या मुसलमानों की है। उन लोगों में वो मजलूम लोग जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन पे ताकत आजमाई हो रही है, जो अपने ही मुल्क में जहाँ सदियों से रहते चले आ रहे हैं वहाँ पर वो नोबडी हैं, उनके पास नेशनलिटी नहीं है, उनके पास कोई हुकूक नहीं है। उनमें मुसलमान और गैर मुसलमान, ख़ासकर हिंदू लोग भी शामिल हैं। उन सब पे जुल्म हो रहा है। ब्रिटेन की आज़ादी के बाद इस देश की सरकार ने ब्रिटिश राज में होने वाले इस प्रवास को यानी माइग्रेशन को गैर कानूनी मान लिया और उस दिन के बाद से इनके सारे हुकूक छीनने शुरू हो गए। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बातचीत को, गुफ्तगू को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश आदित्य लामा जी से। आदित्य लामा जी, आकाश आदित्य लामा जी, मैं आपका इनॉग्रल कमेंट चाहूँगा इन लोगों के बारे में जिन्हें ख़ास तौर पर रोहिंग्या मुसलमान आजकल कहा जाता है, लेकिन जिसमें दूसरी कौमें भी शामिल हैं और इनके साथ जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे अब और आम तौर पे पीछे होता रहा है। मसलन 1982 में वहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक इनसे इनकी शहरियत के राइट्स ले लिए गए, हुकूक ले लिए गए। उसके बाद ये खुदरा पौधों की तरह हो गए, जैसे जंगल में पैदा होने वाला कोई पौधा जिसकी ना कोई तराश खराश होती है और जिसका ना कोई ख्याल रखने वाला और रखा जाने वाला होता है। ये सरकारी नौकरियां नहीं कर सकते, ये वोट नहीं डाल सकते, ये मकान ठीक से नहीं बना सकते। हद ये है कि अगर इनको शादियाँ करनी हो तो शादियों के लिए भी दोनों तरफ के लोगों को, यानी लड़के वालों को और लड़की वालों को दहेज वहेज नहीं देना पड़ता, बल्कि अपनी सरकारों को 1-1 लाख रुपया देना पड़ता है। आपका इनॉग्रल कमेंट। जावेद साहब, सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा, और ये बात भी लोगों को भी पता होनी चाहिए कि रोहिंग्या और रोहिंग्या मुसलमान
ये दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। चूँकि आमतौर पे हम लोग तब से जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से हम ये सुन रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान। तो क्या होता है कि आप एक मजहबी दायरा, शायद हम लोग भी कहीं ना कहीं उसको एक जो कि एक्चुअली मजहबी फसाद नहीं है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि जैसे कि श्रीलंका में हुआ थी वो वैदिकों और बौद्धों के बीच की लड़ाई नहीं थी, वो हुआ सिंघली और जो यहाँ से बसे हुए पहले से तमिल जो थे उनके बीच का प्रॉब्लम था। उसको अगर आप उस तरह से बांट देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे कि ये वैदिकों और बौद्धों के बीच में प्रॉब्लम है, तो फिर एक अलग दायरा देखा जाएगा वहाँ पे। हालांकि वहाँ भी बहुत लाखों की तादाद में तमिल लोगों का जनसंहार हुआ, लेकिन पूरे दुनिया ने उसको उस नज़रिए से नहीं देखा। हुआ ये कि एक तो सबसे पहली बात, किसी भी तरह के हिंसा का जो है कंडेम करना चाहिए और उसका विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पूरे अपने मज़हब के दायरे से निकल के होना चाहिए। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो थोड़े से आपसी फसाद थे उसमें भी कुछ चीज़ों को बढ़ावा मिला जब वहाँ से रोहिंग्याओं की तरफ से भी, मैं मुसलमान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा रोहिंग्याओं की तरफ से भी कुछ गोलीबारी हुई, कुछ चीज़ें बढ़ी। अगर आप देखेंगे 2012 में एक महिला थी जो बर्मीज़ मूल की महिला थी, उनका बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद जो है वहाँ से ये मोटे तौर पे जो है ये हिंसा की शुरुआत हुई। ये एक, मुझे लगता है उनको हमें ये भी तलाशना होगा इन रोहिंग्याओं को जिन्होंने हथियार दिए, जिन्होंने उनको इस तरह का सपोर्ट किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसके पीछे उनकी बड़ी साजिश हो, कोई इंटरनेशनल साजिश हो कि वहाँ पे जो पीसफुली लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एक होता ही है। हिंदुस्तान छोड़ के मुझे लगता है बहुत सारे मुल्कों में ऐसा है, मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी में फ़र्क होता है, एक थोड़ा सा ये है। हालांकि अगर आप मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी 40 साल करीब होने आई है और मैं आज तक मुझे कभी लगा ही नहीं है कि माइनॉरिटी हूँ। जब ऐसे कभी कोई बोलता है कि आप लामा है तब मुझे एहसास होता है, नहीं तो मैं मेजॉरिटी में भी ठोक के रहता हूँ। तो एक क्या है कि अगर वहाँ पे उन तक हथियार पहुँचाए गए या कुछ हुआ है, जब पहला उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, पीसफुली रिएक्ट करना चाहिए था। जैसे आपने एक वायलेंस का सहारा लिया, वो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल होते जा रहा, और धीरे धीरे अभी क्या हुआ, हाल में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पिच में लिखा हुआ था बुद्धिस्ट टेरर। ये क्या हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं मतलब जो है मुसलमान और बौद्धों में बड़े लेवल पे एक उसमें डिफरेंशिएट हो। यहाँ मैं एक बात आपकी काटूं थोड़ा सा, और वो ये कि जब हम ये बात करते हैं कि फला रेस ने या फला ग्रुप ऑफ पीपल ने हथियार उठाए या फला ग्रुप के खिलाफ सरकारों ने हथियार उठाए, तो हम उसका जो आंकलन है, उसका जो तज्जिया है, वो इस बात से करते हैं कि किस तरफ से कितने लोग मार दिए गए। तो अगर ये सच है कि रोहिंग्या रेस के लोगों ने हथियार उठाए और सरकार के खिलाफ कुछ किया, तो कोई सरकारी आंकड़े ऐसे नहीं हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ होने वाली मौतों के मुकाबले में कहीं 1% भी स्टैंड करते हो। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कहीं वर्ल्ड टेररिज्म की या बात करें अफगानिस्तान की, तो मालूम होता है कि इतने लोग अफगानियों ने मार दिए, इतने लोग अमेरिकन फौज ने मार दिए। यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों ने तो किसी को मारा ही नहीं। कोई ऑफिशियल फिगर तो ऐसी इवन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई कि उन्होंने अटैक की। आती है ये आता है कि मिलिट्री बेस पे अटैक किया गया, ये आता है कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया गया, लेकिन ये नहीं आता कि रोहिंग्या मुसलमानों ने जो है वो गन उठाई, मशीन गनें उठाई और 100 लोग मार दिए, 200 लोग मार दिए, 300 लोग मार दिए। तो ये कैसी इम्बैलेंस लड़ाई है? नहीं, एक तो सबसे पहली बात है कि आप जब मिलिट्री बेस पे अटैक होता है तो बिना हथियार के तो हो नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी बात है कि उनकी तादाद जो है, मेरे ख्याल से रोहिंग्याओं की तादाद जो है बर्मा में पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, हार्डली 10 से 12 लाख 15 लाख के बीच। तो वही मैं बता रहा हूँ, श्रीलंका में तो मेरे ख्याल से कई लाख थे। चलिए मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने का वक्त है। उससे पहले चाहता हूं अपने दोनों मेहमानों का भी इंट्रोडक्टरी मैं कमेंट ले लूं। सैयद अहमद साहब, बहुत अच्छी बात आदित्य जी ने, आकाश आदित्य जी ने रखी कि आप इसको मुस्लिम वर्सेस बौद्ध न लें, बल्कि ये रेस वर्सेस रेस है। व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है? सर, ये इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई कमेंट करने से पहले आपको जानना होगा कि इतिहास क्या है। ये जो हो रहा है रोहिंग्या मुस्लिम के साथ, ये आज से नहीं हो रहा है। जब से 1948 में बर्मा
को इंडिपेंडेंस मिला और उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश राज थी, जी जी, वहाँ से लेकर के जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद भी सारे रोहिंग्या मुसलमान जो है वो बर्मीज़ पार्लियामेंट के सदस्य थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और अभी हम इस पे बात करेंगे। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, हमें ये देखना पड़ेगा कि खराबी कहाँ है। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपसे शेयर कर लूँ जैद भाई। जो ये क्रैकडाउन्स हैं, मिलिट्री क्रैकडाउन्स 1978, 1991, 92, 2012, 2015 एंड 2016 एंड 17, ये एरियाज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा बेसिकली दो ग्रुप, समाज के दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो सकती है, लेकिन जहाँ मिलिट्री एक एक्शन करे, पुलिस एक्शन करे, तो मामला ज़रा संजीदा हो जाता है। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, जैद खालिद पटेल साहब, आपका इनाग्रल कमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, मैं ये दोनों बातों के ताल्लुक से बड़ी अहम और स्ट्रांगली बातें कहना चाहता हूँ। नंबर वन, कि इसे प्योरली एक रिलीजियस फाइट जो लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट वाली एक फ़ाइट है, तो मैं भी लामा जी से अग्री करता हूँ कि इसे जितना ज़्यादा ये कम्यूनल, या हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक रेशियल फाइट है, कि रेशियल मसला है, जो लोग आज रोहिंग्याज के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कौम से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो इत्तफाकन जितना मुसलमान ज़्यादा हैं उनके उसमें। धर्म से जो प्रॉब्लम्स होंगे उनके, या कम होंगे, क्या होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके रोहिंग्या होने की वजह से है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स रोहिंग्या है और कोई शख्स अगर बर्मीज़ है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्हें बंगाली कहा जाता है, इन्हें काला वर्ड यूज़ किया जाता है, और काला के अंदर ये हिंदू मुस्लिम सब इंक्लूडेड है। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने क्या चुना था कि आप बर्मा में पैदा हो वो साइड पर? अगर आप रोहिंग्या बन के पैदा होते, अगर आपका रंग वैसा होता, क्योंकि उनका अगर लुक्स और शक्ल देखेंगे अगर रोहिंग्यास की, तो थोड़े लुक्स के एतबार से थोड़े सांवले और थोड़ा एक अलग तरह की शक्ल है, और लोग अलग अलग वजह से बर्मीज जो होते हैं आमतौर पे, खास तौर से जो बामर कौम है, वो थोड़े वाइटिश होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये क्या आपने चुना था? क्या ऐसी सोच सही है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या किसी भी कौम से जस्ट बिकॉज वो वहाँ उस कौम और नेशनलिटी उस कौम के है, क्या इस वजह से नफरत है? और दूसरी चीज़, जहाँ तक ये बात आई कि भाई 2012 में जो भी केस हुआ या जो भी केसेस हुए, तो उसके अंदर जो कल्प्रेट है, जो गलत है, उसको पकड़ो ना, उसको सजा दो, हम सब आपके साथ है। लेकिन अगर किसी एक ने गलत किया और उसकी वजह से आप अगर लाखों लोगों को अगर आप मार रहे हो, वो बच्चे का क्या फॉल्ट है? बच्चों का, वो औरतों का क्या फॉल्ट है? बुजुर्गों का क्या फॉल्ट है? वो पूरी कौम, वो पूरी विलेजेस का उनका क्या फॉल्ट है? बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे है, इसी पे मैं वापस आता हूँ, मुझे अभी ज़रा ब्रेक पे जाना है। नाजरीन कहीं जाइएगा मत, गुफ्तगू अपनी दिलचस्प और हसास हिस्से में पहुँच चुकी है। अभी हम 1 मिनट में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इलाज जिस्मानी हो या ज़हनी, उस शख्सियत के तालीमात से जानिए जिन्हें चुना गया सारे आलम के लिए। शिफा तिब्बे नबवी का खजाना, हर शनिचर रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। आदाबे जिंदगी, जानिए शेख अब्दुर रहमान सनाबिली से इस्लामी आदाब के साए में कैसे कामयाब होती है जिंदगी। हर मंगल दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। हमने जैद भाई पे गुफ्तगू छोड़ी थी और गुफ्तगू यहाँ छोड़ी थी कि किसी एक कल्प्रिट के किए गए जुर्म की सज़ा आप किसी एक कौम या एक गिरोह या एक ग्रुप या किसी मासूम या बच्चों या औरतों को नहीं दे सकते। आइए इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। जी जैद भाई। देखिए, इसमें इंसाफ की बात यह है कि जिसने गलत किया उसको सजा दो आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर, जो मैं अपना कमेंट मैंने जो दिया उसके मैं प्रूफ के तौर पर कह सकता हूँ कि आज भी बर्मा में या म्यांमार में
हम देखते हैं कि ऑफिशियल 2014 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 11 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं जिनमें रोहिंग्या इंक्लूडेड नहीं है। आज भी अगर आप मंडाले शहर में ही अगर देखें तो 80 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जिनमें 5 वक्त की नमाज़ें हो रही है और वहाँ पर हम देखते हैं कि नमाजें ताकि होती रहे और लोग आके नमाज पढ़ें, खुद गवर्नमेंट वहां बाहर पुलिस को खड़ा कर रही है ताकि कोई वायलेंट एक्शन आकर अच्छा, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा ये 10-11 लाख मुसलमान, जी, ये 11 लाख मुसलमान थ्रू आउट बर्मा रहते हैं। दोस्तों ये समझ लीजिए, और मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह इस बात को समझ के आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने अंधेरों में जिंदा हैं। अभी ज़ैद खालिद पटेल साहब ने हमें बताया कि जो ये बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनके अलावा 10-11 लाख मुसलमान और भी हैं जिनके खिलाफ कोई रेसिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, जिनके खिलाफ ना सरकारें हैं, ना वहाँ के लोग हैं, ना बुद्धिज्म है, ना बुद्धिस्ट हैं, बल्कि उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपने मजहबी रिचुअल्स, अपने रस्म व रिवाज, अपनी इबादतें, अपनी नमाजें, अपने रोज़े और अपने मस्जिदें में रेगुलरली आ जा सकें। नाजरीन, हमें अब ये भी जैद भाई ने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा भी बर्मा में तकरीबन 11 लाख दूसरे मुसलमान हैं जिनकी ज़बान, जिनका लबो लहजा, जिनका अंदाज़ और जिनके रहने के तौर तरीक़े इन मुसलमानों से अलग हैं, उनके मसाइल भी अलग हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। मेरे लिए भी एक नई खबर है, ये नई बात है। तो जैद भाई, ये जो तकरीबन इन्हीं लोगों की बराबर तादाद में, क्योंकि ये कहा जाता है जो ये रोहिंग्या हैं ये भी तकरीबन 11, 12, 13 लाख के आसपास हैं, उन्हीं के तकरीबन बराबर मुसलमान दूसरे भी मौजूद हैं। बोल ये रहा था कि यहाँ पर बर्मा में, म्यांमार में तकरीबन 11,40,000 से ज़्यादा, कुछ 2014 का फिगर है, मुस्लिम्स एग्जिस्ट होते हैं अदर देन रोहिंग्या। क्योंकि अगर आप स्टेट वाइज स्प्लिट अप देखें तो जो रखाइन स्टेट है, जिसे पहले अराकान कहा जाता था, वो रखाइन स्टेट के अंदर बहुत कम मुस्लिम्स हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि रोहिंग्या सिटीजन्स के अंदर गिने नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि 11 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स बाकी बर्मा में है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें मिसाल के तौर पर मंडाले शहर में खुद इंटरनेट पे लिस्ट पूरी मौजूद है, 80 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और हम देखते हैं कि ये मस्जिदों में नमाजें हो रही है। यहाँ तक कि बर्मा की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस प्रोवाइड कर रही है बाहर, ताकि लोग सिक्योरिटी के साथ आकर नमाज पढ़ के जाएं और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट वहाँ पर ना हो। कुछ ऐसे छोटे मोटा चीज़ तो होती है, छोटी मोटी चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जनरली लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना रिलीजन। हम ये देखते हैं कि बर्मा की जो ये मिलिट्री है, ये मिलिट्री का ह्यूमैनिटेरियन रिकॉर्ड बहुत पहले से खराब है। और यहाँ तक अगर आप देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि जो शान स्टेट है, वो शान स्टेट जो बर्मा के अंदर, उसके अंदर शान कम्युनिटी के साथ यहाँ तक के मामला थे कि उनके साथ ये जो गांव के गांव जलाना, उनके भी गांव के गांव जलाए के गए, उनकी भी औरतों के साथ वो ज्यादतियाँ हुई जो यहाँ पे हुई हैं। और यहाँ तक का देखा गया कि शान के नौजवानों को आखिर में थाईलैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स बन के गुजारना पड़ा काफ़ी ज़िंदगी, और वहाँ की औरतों के साथ भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई, पूरी सारी लिस्ट है। उसी तरह नॉर्थ में आप देखेंगे, हम देखते हैं कि नॉर्थ में कचिन स्टेट के अंदर बर्मा के सेंसस के मुताबिक 35% क्रिश्चियंस है। क्रिश्चियंस का दावा है कि वो मोर देन 50% है वहाँ पर। उसी तरह आप देखेंगे कि काया स्टेट जो है, काया स्टेट के अंदर भी एक बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। अब ये स्टेट्स के अंदर उनकी खुद की आर्म्ड ओपोजिशन के तौर पर तकरीबन 15 आर्म्ड ग्रुप्स है जो ये बर्मा के, म्यांमार की आर्मी के, जो तत्मा दो जो आर्मी है बर्मा की, उसके खिलाफ अलग अलग तरह की कन्फ्लिक्ट्स में पूरे पिछले 50 साल से वो लोग इन्वॉल्व रहे। और हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस भी जो ये जो ग्रुप्स है, यहाँ तक आके कैरन और कैरना और कई सारे ऐसी जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स के फाइट्स हुए हैं। और इससे पता क्या चलता है कि इनका ये झगड़ा सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं है, यहाँ तक आके शान के अंदर तो तकरीबन 88% बुद्धिस्ट है। मतलब ये जो उन्होंने ज्यादतियां की बुद्धिस्ट के खिलाफ की, ऐसे भी केसेस हैं। तो यहाँ पर ये जो परसेप्शन जो दुनिया भर में बना हुआ है कि जैसे ये सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ कर रहे हैं, इन्होंने बुद्धिस्ट को भी नहीं छोड़ा है, बुद्धिस्ट के खिलाफ भी किया है, और हम देखते हैं क्रिश्चियंस के साथ भी सालों साल तक किया है और बहुत बुरी ज्यादतियां, यानी मिलिट्री वर्सेस अदर्स है। लेकिन आप जो ये बता रहे हैं ये जो आर्म्ड ग्रुप है 15 से ज्यादा, ये मतलब बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस में है। ये आर्म्ड ग्रुप्स सारे अलग अलग ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स मिला करके। और पिछले 1 साल पहले जब डेमोक्रेसी पहली बार म्यांमार में पहुंची, तो ये 15 में से 8 के साथ में सीज फायर अग्रीमेंट हुआ। और हम देखते हैं कि बाकी सबके बारे में भी कहा गया कि आप सबको भी हम लोग वेलकम करते हैं कि आ जाओ हमारे साथ सीज फायर अग्रीमेंट कर लो। लेकिन इसके अंदर इन लोगों को, रोहिंग्या को छोड़ दिया गया। रोहिंग्या को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया कि हम आपको भी मिला लेते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। मेरा कहना क्या है कि भाई ये जो हो रहा है,
ये जो सारी चीजें हो रही है कि भाई आपके साथ रहने वाले लोग ही, ये आपके नेबर्स हैं, आप लोग सब एक जमीन पर रहे हैं, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? ये आके आकाश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ यहाँ। ये जो अभी अभी हमको जैद खालिद पटेल साहब ने इंफॉर्मेशन दी है, मैं उससे इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि ये जो 15 ग्रुप थे, जो आर्म्ड ग्रुप थे, इनमें से जितने ज़ोरदार ग्रुप थे जिनसे नुकसान हो सकता था मिलिट्री को, मिलिट्री ने उनके साथ अपना अरेंजमेंट कर लिया। और शायद उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप जो रहा होगा वो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का रहा होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने गुफ्तगू के शुरू में ये कहा कि एक वर्जन ये भी है कि ये लोग अटैक करते हैं या ये लोग टेररिज्म की तरफ हैं। ये तो सबसे कमज़ोर लोग हैं, इन्हें तो इस काबिल भी नहीं समझा गया कि आओ हमारे साथ आके तुम इल्हाक कर लो अपना। नहीं, जैसे जलील साहब ने कहा ना, इसमें एक चीज़ है, मैं बताऊँ, एक ज़ाती जो उसमें डिफरेंस है, बेसिक एक डिफरेंस है, वो है कि ये जो बाकी जो ट्राइब्स हैं इनकी शक्लें कुछ कुछ जो है बर्मीज़ लोगों से मिलती हैं। अब क्या होता है ये है, ओके, अब जो रोहिंग्याज हैं वो अधिकांश जो है बांग्लादेश के जो लोग हैं, या आप कहते जिनकी आँख नाक थोड़े से शार्प हैं और थोड़ा रंग सांवला है, वो है। तो एक तो क्या होता है, लुक वाइज ही, मतलब ये रेसिज्म जो है वो लुक की तरफ जा रहा है बुनियादी तौर पे। मुझे ये लगता है, एक तो ये जितने काले सब मेरे अब्बा के साले वाली बात। है ना। दूसरी बात एक, हाँ जी, अच्छा, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सैयद अहमद साहब, आपने अभी इतिहास और हिस्ट्री की बात की। इतिहास और हिस्ट्री के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, अभी आकाश आदित्य जी ने बताया, जैद भाई ने बताया, ये रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश के बीच ताल्लुक क्या है? आप बहैसियत वकील भी और बहैसियत बंगाली भी इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखिए क्या है कि रोहिंग्या नाम क्यों रोहिंग्या नाम है, इसके ऊपर जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो अराकान प्रोविंस है, इट्स अर्ली मुस्लिम नेम वाज रोहंग and Rohingyas are the inhabitants of Rohang। ओह, रोहंग में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या बोला जाता है। और अराकान प्रोविंस वाज वेरी क्लोज टू बंगाल, और आर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया में बर्मा वाज आल्सो इंक्लूडेड इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ जो बे ऑफ बंगाल के साइड, बे ऑफ बंगाल के साइड से आपका ये बांग्लादेश आता है। हाँ, बांग्लादेश से लगा हुआ 1600 किलोमीटर्स का हमारा बॉर्डर है। मतलब कोस्टल, राइट, कोस्टल बॉर्डर जो हमारा है वो 1600 किलोमीटर का है बर्मा के साथ, मतलब इंडिया का है। बांग्लादेश उस ज़माने में इंडिया में था। और चिटागंग जो एरिया है, चट्टग्राम जिसको बोला जाता है, चट्टग्राम जिसको, उस चट्टग्राम के ज़्यादातर लोग उस ज़माने में माइग्रेटेड हुआ था टू द अराकान प्रोविंस। क्योंकि उन दिनों में धान का जो मतलब जो कल्टीवेशन होता था, उस कल्टीवेशन में वहाँ सस्ते में लेबर चाहिए होता था, तो सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। सारे हिंदुस्तान में इधर से उधर शिफ्ट होते थे। हमें याद है कि यूपी से लोग लाहौर जाया करते थे, पंजाब से लोग इधर आया करते थे, साउथ की साइड में आया करते थे, बिहार से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते थे। तो अगर ये वहाँ से नेक्स्ट नेबरिंग में गए तो कोई बुरी बात नहीं। और रिकॉर्ड है, यहाँ पर है ना, कुछ हिस्ट्री बदली गई है इस एतबार से कि इनकी हिस्ट्री, रेस्ट ऑफ बर्मा के लोगों का ये दावा है कि ये ब्रिटिश पीरियड में लाए गए हैं। इसी वजह से जब 1982 के अंदर जो सिटीजनशिप लॉ पास किया, उसके तहत उन्होंने यही कहा कि साबित करो कि आप 1825 या 1823 में के पहले के आपके एंसेस्टर्स है, ये साबित करो। अब यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है तो कि ये लोग ब्रिटिश जमाने के अंदर लाए गए हैं, आप ब्रिटिश से पहले के यहाँ के ओरिजिनल रहवासियों में से नहीं हो, इस वजह से आपका यहाँ पर रहने का राइट। लेकिन ये बात, ये जो हिस्ट्री बताई गई है, इसमें एक बहुत अहम हिस्सा जो आप बता रहे हैं ना, वो छोड़ा गया है, और वो हिस्ट्री का हिस्सा जानना बहुत जरूरी है। 1799 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड है, उसमें रोहिंग्या मुसलमान का वहाँ पे मेंशन किया गया है। 1799 में रोहिंग्या मुस्लिम्स का बर्मा में और पर्टिकुलरली इन अराकान प्रोविंस, वहाँ उन लोगों की मौजूदगी का रिकॉर्ड था। तो इससे साबित होता है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स आर लिविंग ओवर देयर फॉर सेंचुरीज।
अच्छा, यहाँ मैं बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो सेंचुरी से वहाँ रह रहे हैं। नाजरीन, आप भी ख़ास तौर पे इस बात को सुनिएगा कि कोई भी शख्स किसी भी मुल्क में, चाहे वो 200 साल से रह रहा हो, 500 साल से रह रहा हो, या एक 50 साल से 60 साल से रह रहा हो, जो किसी मुल्क में पैदा हुआ है 2 नस्लों से अगर कम से कम है, जैसा कि वहाँ बर्मा में कानून भी है, बुनियादी तौर पे रोहिंग्या को छोड़ने के अलावा जो कानून है रोहिंग्या के अलावा, वो ये है कि जो 2 नस्लों से यहाँ है वो सिटीज़नशिप ले सकता है। ये 1982 का जो कानून है उसके पहले से बना हुआ कानून है ये, लेकिन रोहिंग्या इस कानून के तहत नहीं आते। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क के लोग, वो कितने सदियों से रह रहे हों, आज़ादी के बाद जब किसी मुल्क को आज़ादी मिलती है, उसके बाद जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो लिविंग थे, उनको तो वहाँ का सिटीजन होना ही चाहिए। दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा रिकॉग्नाइज्ड 135 एथनिक ग्रुप्स, उसमें इनको तो नहीं रखा ना। लेकिन रोहिंग्या को कभी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसमें भी जो कोर 8 ग्रुप्स हैं, उनमें जो कोर 8 ग्रुप्स हैं उनमें आना था इन्हें। तो उनका कहना है, उन्होंने हमेशा से ही बोला है कि दे आर इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश कभी बना? 1971 में बांग्लादेश बना। इसमें कोई बड़ा घपला है। नाजरीन, अभी हम वापस आते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक से वापस लौटकर हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ बंगाली ज़बान बोलने की वजह से और बंगाली रहन सहन तौर तरीक़ों को अपनाने की वजह से किसी एक पूरी रेस को, पूरी एक कौम को इतनी बड़ी सज़ा दी जा सकती है कि उनसे जीने का हक़ छीन लिया जाए, उनसे सांस लेने का हक़ छीन लिया जाए, उनसे ज़िंदगी गुजारने का हक़ छीन लिया जाए। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौट के आते हैं। टीन फॉर टीन्स, देखिए निसार नडियाडवाला के साथ